आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, इस समय हम मौजूद है उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी जो एडवोकेट भीम किशोर जी पीपल्स पार्टी से यहाँ इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क को और सभी श्रोतागणों को। सर, सबसे पहला हमारा सवाल आपसे यह है कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपने चुनाव लड़ने की क्यों सोचा? सर, चुनाव लड़ने के लिए हमने इसलिए सोचा है क्योंकि अगर हम देखें कि जितने भी राजनेता है जो है नेता इस समाज में अभी भारत के अंदर है, ये संविधान की बात करते हैं और संविधान को ही तार तार करते हैं। संविधान की बात करना, उसे तार तार करना और उसका इस्तेमाल करके, जैसे बाबा साहब ने बोला कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुराई साबित होगा अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे हैं तो। और संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो वो अच्छा ही साबित होगा। तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि संविधान तो हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन उसे लागू करने वाले लोग जो हैं उसका बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको एक हथियार बनाकर हमारे लोगों का वो शोषण कर रहे हैं। संविधान में लिखा है कि जिसकी संख्या जितनी है उसके हिसाब से उसे रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। और अभी बिहार की जातिगत जनगणना से पता लगा कि भारत के अंदर SC ST OBC और माइनॉरिटी की संख्या मिलाकर के 85% है। और संविधान को वो कैसे तार तार कर रहे हैं? किसी भी देश, किसी भी प्रदेश में देखिए, सरकार में देखिए, शासन प्रशासन में देखिए, जिनकी 85% जनसंख्या है उनका प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है और जिनकी 15% जनसंख्या है उनका प्रतिनिधित्व हर जगह शासन प्रशासन में 90% से ज़्यादा है। तो इसलिए वो संविधान को तार तार कर रहे हैं। तो सर, आप ये बताइए, बहुत सारी पार्टियां चुनावी मैदान में, तो आपने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से क्यों सोचा कि आप इससे चुनाव लड़ना चाहिए? क्या खास बात है आपकी इस पार्टी में? मुझे पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का जो मेमोरेंडम मैंने पढ़ा, मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा, तो उन्होंने देखा कि संविधान को पूर्णतः लागू करवाना ही उनकी पार्टी का मकसद है। और उस मकसद में मैं खुद एक संविधान प्रबोधक हूँ, पेशे से मैं एक एडवोकेट हूँ। तो अगर हम संविधान को हम नहीं बचाएंगे, अगर हम लागू नहीं करवाएंगे तो आम जनता क्या ही संविधान के बारे में जानती है। और इसी मकसद से मैंने पीपल्स पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक से चुनाव लड़ने के लिए सोचा और उन्होंने मुझे टिकट दिया और प्रत्याशी बना। और अगर हम सरकार में आते हैं तो मैं ये वादा करता हूँ कि संविधान में जो जो लिखा है उसे हम लागू करवाएंगे। और संविधान में इतना कुछ लिखा है कि जो बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर है और जो मरने के बाद भी संविधान उसको सिक्योर करता है, मतलब जो जिम्मेदारी आपका परिवार आपकी नहीं उठाएगा, वो भारत का संविधान उठाता है, पर वो हमारे लोगों को नहीं पता। और ये जो पार्टियां जितनी भी हैं संविधान का नाम लेकर के संविधान की आड़ में सारे के सारे हक अधिकार हमारे लोगों के लिए ये खा रही है। और संविधान स्पेशली हमें प्रिविलेज नहीं देता, भारत का जो संविधान है वो सबके लिए बराबर के हक अधिकार देता है। इसलिए मुझे इस पार्टी से लड़ना है और जीतना भी है। और जीतने पर हम अगर हम जीत जाते हैं तो हम संविधान को पूरी तरह लागू करेंगे। और अगर हम देखें, जैसे मैंने बताया कि अभी जातिगत जनगणना से पता लगा कि बिहार के अंदर कि मूल निवासियों की जनसंख्या SC ST OBC माइनॉरिटी की जनसंख्या जो है वो 85% है। और मैंने बताया कि शासन प्रशासन में उसी तरह से राजनीतिक पार्टियों के अंदर भी जिनकी संख्या 10% है, उनकी जो राजनीतिक पार्टी हैं उनमें उनकी संख्या 98% से भी ज़्यादा है। लेकिन वही मूल निवासी समाज की जनसंख्या किसी भी पार्टी में, जो नेशनल पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस, BJP, चाहे वो RSS की दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी क्यों ना हो, उनके अंदर हमारे जो मूल निवासी लोग हैं उनके कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इस लोकतंत्र को फॉलो करते हुए, असली लोकतंत्र को बताते हुए, भारत के संविधान को देखते हुए, लोकतंत्र को फॉलो करते हुए जो PPID पार्टी है उतनी लोकतांत्रिक है कि उसने SC ST OBC के लोगों को ही जितनी उनकी जनसंख्या है, जितना उनका प्रतिशत है, उतनी उन्हें उनकी हिस्सेदारी दी है। आज की जो पार्टियां हैं वो संविधान की बात कर रही हैं, वो मीठी मीठी बात कर रही हैं, लेकिन संविधान में क्या है वो उसको लागू कराना नहीं चाहती। संविधान में नेशनलाइजेशन लिखा है और 1970 में जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने बैंकों को नेशनलाइजेशन करा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करा, लेकिन बाद में उसी ने, राजीव गांधी ने जो 91 में LPG लेकर आए, जितने नेशनलाइजेशन जो बैंकों का करा उन्होंने प्राइवेटाइजेशन भारत के अंदर लेकर आए। और आज अभी एक आपने सुना होगा कि राहुल गांधी ने एक प्रोग्राम में बोला कि भारत के अंदर 90% लोगों के ऊपर 10% लोग राज कर रहे हैं। मतलब वो संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि भारत के अंदर वो 10% लोग कौन है जो 90% लोगों पर राज कर रहे हैं। उन्होंने नहीं बताया कि वो उसी परिवार से बिलोंग करते हैं। और ये जो रही, क्या नाम है, हमारे प्रधानमंत्री जी की बात, भारत का संविधान बोलता है कि हमारे जो देश, जो सरकार है, उसका जो सोचने का तरीका है, उसका साइंटिफिक टेम्परमेंट होना चाहिए।
लेकिन अब हमारे देश में जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो बीजेपी सरकार क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार क्यों ना हो, ये सभी राजनेता जितने भी नेता हैं, ये जा करके एक पर्टिकुलर रिलीजन को, एक धर्म को पूरे देश में बढ़ावा देते हैं और दूसरे धर्म के लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो राहुल गांधी भी उसमें ऐसे ही है, और क्या नाम है आपका अरविंद केजरीवाल जी भी उनमें से एक ही हैं, और पीएम साहब की तो बात ही क्या है, आप उन्हें देख सकते हैं। सर आप ये बताइए, आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं उसके क्षेत्र के मेन मुद्दे क्या है, आप किन मुद्दों को लेकर वो उस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं? सर भारत का जो, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो भारत का एक कॉमन मुद्दा है कि जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। पूरे देश में मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा यही है। अभी राहुल गांधी के इंटरव्यू के बारे में मैंने बताया कि राहुल गांधी आज इतना बड़ा कांग्रेस का नेता होने के बाद ये ऐसी बातें क्यों बोल रहा है वो, क्योंकि उसे पता है कि लोग, मूल निवासी समाज के लोग जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं, वो अपने हक अधिकार मांगेंगे। इसलिए वो बता रहा है पहले ही कि आप 90% लोगों पर 10% लोग राज कर रहे हैं, और हम ये बता रहे हैं कि 10% लोग वो आर्य विदेशी ब्राह्मण हैं जो मूल्य से लोगों पर राज कर रहे हैं। राहुल गांधी भी उसी परिवार से आता है, इसलिए वो नहीं बता पा रहा कि अपने परिवार के बारे में वो कैसे बताए कि उसका परिवार भी उसमें से एक है जो हमारे लोगों का वो शोषण कर रहे हैं। और हमारे राजनीतिक मुद्दे नहीं है ज़्यादा, हमारा सिर्फ एक मुद्दा यही है कि भारत के अंदर हम संविधान को लागू करें। अगर हम भारत के अंदर संविधान को पूर्णतः लागू करते हैं तो जितनी भी मुद्दे जो लोगों को लग रहे हैं, ये कोई मुद्दे नहीं है। जब हर किसी के पास सामाजिक समता होगी, समानता होगी, आर्थिक समानता होगी, राजनीतिक समानता होगी और शैक्षणिक समानता भी होगी, तो उनके पास और कोई मुद्दे नहीं बचेंगे, मेरा ये मानना है। तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके सामने कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, सपा, तमाम प्रत्याशी, सब पैसे वाले लोग आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप उनको किस तरीके से देखते हैं आप अपने सामने? मैंने देखा कि भारत के अंदर लोगों के मन में एक विचार ये आ गया है कि पॉलिटिक्स, राजनीति वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जिसके परिवार के लोग नेता हैं, जिसका बाप नेता है, जिसकी माँ नेता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इन राजनीतिक पार्टियों ने ही जो है राजनीति को इतना गंदा बताया है कि लोगों के मन में, जो आम आदमी उनके मन में ये है कि राजनीति करनी ही नहीं चाहिए, वो बहुत बुरी है। उस जो विचार को बदलने के लिए ही हम लोग आए हैं। ये जो कांग्रेस बीजेपी है, इनके पास सब कुछ है सिवाय लोगों के। ये पैसे के दम पर, झूठ के दम पर लोगों से वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनका काम नहीं कर पाते हैं। अब जनसंख्या हमारी ज़्यादा, हमें सिर्फ लोगों को ये बताना है कि आपकी संख्या इतनी है, 90% आपकी जनसंख्या है और आप भी राजनीति कर सकते हैं। राजनीति सबसे अच्छी चीज़ है। अगर राजनीति इतनी बुरी चीज़ होती तो राहुल गांधी के परिवार में उनकी दादी को गोलियों से उड़ा दिया और उनके बाप को, जो उनके पिताजी को, बम से उड़ा दिया, पर फिर भी वो व्यक्ति राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है राजनीति से ही भला है। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे लोगों का जो शोषण हो रहा है उसे रोका जा सकता है और उनके सारे हक अधिकार दिए जा सकते हैं। इसलिए मैं खड़ा हो रहा हूँ, क्योंकि मैं परिवार से इतना मजबूत नहीं हूँ, पैसे से इतना मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मेरा समाज चाहता है कि मैं लड़ूँ। मेरी भी आपसे दरख्वास्त है कि भविष्य में आप सभी लोग लड़िए, क्योंकि आप हारे या जीते, लेकिन अगर मैदान में आप लोग खड़े हैं तो पता रहेगा कि हाँ, मैदान अभी खाली नहीं है। ये लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते, हम जैसे लोग अभी जिंदा हैं। तो सर आप ये बताइए, आप जब अभी अपना फील्ड में प्रचार करें तो लोगों के क्या सवाल आपके सामने आ रहे हैं, लोग क्या सवाल करते हैं आपसे? लोग हमसे छोटे छोटे मुद्दे लेकर के आते हैं कि मेरी पेंशन नहीं बंधी, मेरे पास रोजगार नहीं है। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। एक स्टेट पॉलिसीज में ये आता है कि भाई सरकार की जिम्मेदारी है, संविधान बताता है कि जो भी इस भारत देश की सीमा में पैदा हुआ है उसको रोजगार देना सरकार का काम है। लेकिन सरकार जो है कि संविधान को लेकर के नहीं चल रही, इसलिए उनको रोजगार नहीं दे पा रही है। बाकी छोटी छोटी समस्या, नाली का ना होना, सड़कों का ना होना, क्योंकि लोग ये शिकायतें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि उनके पास अल्टीमेट जो की है, मतलब क्या, एक जो फाइनल की, जो अल्टीमेट जो की है, चाबी जो है, वो संविधान है। अगर वो लोग उसे पढ़ेंगे तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यही मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो आपके समस्याएं लग रही हैं, ये बहुत छोटी समस्याएं हैं। ये सरकार की, आपके एमपी, आपके एमएलए की जिम्मेदारी है कि वो गलियां, सड़कें, नालियां बनवाए, लेकिन बशर्ते कि आपको ये पता हो कि आपको जाना किसके पास है और आपकी समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है। बड़ा मुद्दा यह है कि अगर देश के अंदर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, उसका रहने का, खाने का, पीने का, उसके स्वास्थ्य का, उसके रोजगार का,
उसकी शिक्षा का असली मुद्दा ये होना चाहिए। हाँ, पर तो मोदी जी तो 5 किलो राशन दे रहे हैं ना। तो मोदी जी जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, मेरा ये बोलना है कि सबसे पहले मोदी जी जो विधानसभा और जो लोकसभा में है, सबसे पहले मोदी जी वो 5 पर पर्सन हर किसी को 5 किलो राशन सबसे पहले वहां दें। अगर वो 5 किलो राशन से अपना महीना चला सकते हैं नेता खुद मोदी जी, तो उसके बाद किसी और को दें। पर वो सबसे पहले लोगों को दे रहे हैं। वो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं 5 किलो राशन भैया 80 और जनसंख्या को दे रहा हूँ, लोगों को दे रहा हूँ। मतलब आप ये सोचे कि हमारी जनता इतनी बुद्धू है, उसे ये नहीं पता कि भारत के अंदर 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जी रहे हैं। उन्हें सोचने मतलब मोदी जी ने इस कमी को इतना चांद सितारे लगा करके, पाउडर लगा करके, लिपस्टिक पाउडर लगा करके दिखाया, और लोग कह रहे हैं वाह देखो हमारे प्रधानमंत्री जी 5 किलो राशन 80 करोड़ जनसंख्या को फ्री में दे रहे हैं। अरे ये सोचिए कि इतना बड़ा हिस्सा भारत का अगर वो 5 किलो अनाज पे जी रहा है, तो वो देश कहाँ जा रहा है? वो देश क्या प्रगति पे जा रहा है? मतलब हम कहने को तो भारत के अंदर जो है, भारत के वो कुछ गिने चुने लोग अडानी अंबानी के साथ अगर देखा जाए, ये लोग जो हैं ये होंगे 4वें या चौथे या 5वें नंबर पर सबसे अमीर होंगे भारत विश्व के अंदर। और उसी देश के अंदर जो है 80 करोड़ जनसंख्या जो है 5 किलो राशन पे जी रही है। तो हमें देखना चाहिए कि एक व्यक्ति के पास अथाह संपत्ति है और 80 करोड़ जो आधे से ज्यादा जनसंख्या है वो 5 किलो राशन पे जी रही है। ये तो हमारे देश के लिए मतलब इतनी बेइज्जती वाली बात है। अगर किसी और देश को बताया जाता, वो सोचे कि भारत का नाम इतना वैसे ही उछल रहा है और 5 किलो राशन के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए, आप जिस तरीके की बातें अभी कर रहे हैं, हमारा आखिरी सवाल ये है, अगर आप जीत कर आएंगे तो आप किन मुद्दों पर काम करेंगे, क्या आपकी योजनाएं रहेगी? अगर हम जीत करके आते हैं तो भारत के अंदर जिस हिस्से से मैं जीतूंगा, नॉर्थ ईस्ट से, तो मेरा ये वहाँ की जनता से ये वादा है, मैं लिख करके दे रहा हूँ खाली पेपर पे भी, अगर मैंने अपने वादे पूरे नहीं करे तो मेरी जनता मेरे को रोड पे खड़ा करके गोली मार दे। मैं अपने क्षेत्र में, चाहे किसी क्षेत्र में हो या ना हो, लेकिन अपने क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य है जो संविधान हमें देता है, मैं वो लागू करवाऊंगा। और जनता को अगर ये चीजें मिल जाती हैं तो मेरा ये मानना जनता का जीवन खुशहाल हो जाता है। और मेरा ये वादा है कि मैं ऐसा जरूर करूंगा सर। तो जो आपके क्षेत्र की जो जनता है, उनका कैसा रुझान है आपके, और किस तरीके का आपको समर्थन मिल रहा है? सर समर्थन, जो व्यक्ति समझदार है, जो व्यक्ति समस्या क्या है उसे जानता है, समस्याओं का कारण क्या है जिसको ये पता है, और निवारण क्या है जिसको ये पता है, वो व्यक्ति हमारी सपोर्ट कर रहा है। हमें तन मन धन से वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के दिमाग में वो विचार ही नहीं है, जो व्यक्ति, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं स्पेशली, और वो बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए इस बार भी वोटें हम नहीं देंगे। मैंने देखा कि उसके दादा भी जलेबी बेचा करते थे, अनपढ़ थे, वो खुद अनपढ़ है, जलेबी बेचता है व्यक्ति, और उसके बच्चे भी आज भी अनपढ़ हैं, उसके बच्चे भी टेंट कर जलेबी का काम कर रहे हैं। मतलब जिस पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं वो पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो बन गई, लेकिन जो उसके फॉलोवर हैं वो आज भी उसी जिंदगी में जी रहे हैं, उसी दरिद्रता में जी रहे हैं कि उनके पास ना तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कोई भी उनके पास कोई हक अधिकार नहीं पहुंचे। उनके बाप दादा अनपढ़, वो भी अनपढ़, और फिर भी वो क्या कह रहे हैं, हम इसी पार्टी का झंडा उठाएंगे। तो लोगों के पास मेरा ये मानना है कि वो अपना जो दिमाग है वो इसको इस तरह इस्तेमाल नहीं करते कि उन्हें सिर्फ समस्या क्या है वो पता लग सके। सबसे पहला हमारे को जो बड़ा मुश्किल काम हमारा ये है कि लोगों को ये बताना समस्याएं क्या हैं। मैं अगर इसके एक उदाहरण देना चाहूँ तो ये बताऊं कि रोड किनारे मैंने देखा है, रोड किनारे कुछ लोग रहते हैं, उनकी महिलाएं और पुरुष रोड पर रहने पर ही अपना जीवन बड़ा खुश अच्छे तरीके से रहते हैं, खुशहाल तरीके से रहते हैं। वो रोड पर ही खाना पकाते हैं, रोड पर ही रहते हैं, वहीं से वो भीख मांगते हैं, वहीं खाना पीना खर्चा चलाते हैं। बच्चे भी पैदा हो जाता है रोड पर कर देते हैं, वो बच्चा रोड पर बड़ा भी होता है, पल भी जाता है, और वो भी वहीं मर जाता है। आप ये देखिए कि दिमाग, हमारे मस्तिष्क का लेवल ये है, सोचने का, विचार का लेवल ये है कि उन लोगों को यही नहीं पता कि वो एक जानवर की जिंदगी जी रहे हैं। तो लोगों को ये समझाना कि समस्या क्या है, ये सबसे बड़ा हमारे लिए मुद्दा है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि समझाएं लोगों को, ये नहीं पता उनकी समस्याएं क्या हैं। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ साथियों, कि अगर आपको अपना भविष्य सुधारना है, अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है, तो आपको एक ऐसी सरकार को चुनना पड़ेगा जो संविधान पर बात नहीं,
संविधान को लागू करवाएगी पूर्णतः। और आप संविधान को पढ़िए और ये देखिए कि जो हमारा नेता है वो संविधान को लागू करवा रहा है नहीं करवा रहा है। और अगर हम सरकार में आते हैं तो मैं कंपलसरी अपने एरिया के स्कूल में एक संविधान पाठशाला जरूर लगवाऊं, जो ताकि लोगों को पता लगे कि हमारे संविधान के अंदर अधिकार क्या है, ताकि वो लोग अवेयर हो सके, जागरूक हो सके। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।